सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने ये नई सीरीज चालू की है अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट की, एबीएसटी सेकंड। कल मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर का क्या हिसाब है। इंट्रोडक्शन में सारा आपका पेपर 3 भागों में एबीसी सेक्शन में बटा हुआ आएगा। पेपर के अंदर आपके सिलेबस अपन ने कल डिस्कस किया था कि एबीएसटी फर्स्ट के अंदर अकाउंटेंसी है, एबीएसटी सेकंड में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। आपके सिलेबस के अंदर ये 5 यूनिट हैं जिसमें आपका सिलेबस बटा हुआ है। और फिर अपन अब इसको यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू में आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पता होना चाहिए कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस, कार्य क्या है, इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है, लिमिटेशंस, कमियां क्या हैं, एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास के कारण वगैरह क्या है, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। ये 2-3 चैप्टर शुरू के थ्योरेटिकल हैं जो आपको क्लियर करने ज़रूरी हैं। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपके प्रैक्टिकल पोर्शन चालू हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन से यहाँ से प्रैक्टिकल पोर्शन चालू होगा। फिर ये डिस्पर्शन प्रैक्टिकल है, स्क्यूनेस प्रैक्टिकल है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, परमुटेशन, ये सारे चैप्टर आगे के प्रैक्टिकल चैप्टर हैं। लेकिन ये शुरुआत का जो ये पोर्शन है थ्योरेटिकल, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स का विषय पढ़ने जा रहे हो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सांख्यिकी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, सांख्यिकी कहते किसको हैं, स्टैटिस्टिक्स होती क्या चीज़ है। तो शुरुआत में ये आपको जानना, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। तो देखिए, सांख्यिकी को 2 रूपों में परिभाषित किया गया है, एक तो बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है 1 नंबर के अंदर कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। तो आपको दोनों अर्थों के अंतर्गत सांख्यिकी का अर्थ समझना है। बहुवचन के रूप में तो सांख्यिकी से तात्पर्य आंकड़ों या समंकों से है। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़े या समंक, डाटा। किसके रूप में है ये परिभाषा, ये बात भी समझ लो। ये परिभाषा किसके रूप में है, बहुवचन के रूप में। तो अगर आपसे 1 नंबर का सवाल पूछे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, तो सीधा सा मतलब है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य क्या है, आंकड़ों या समंकों से है। बस, केवल डाटा का मतलब है स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स, समंक का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े या समंक। स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ पहले ही कि इसमें जो वोकैबुलरी है, जो शब्द आएंगे वो हिंदी के शब्द आएंगे थोड़े से अजीब से। तो आपको वो शब्द थोड़े से समझने हैं, उनका मतलब समझना है। बल्कि उन शब्दों को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य क्या है, आंकड़ों या समंकों से है, डाटा से है। जैसे मूल्य के समंक, कृषि के समंक, उत्पादन के समंक, बेरोजगारी के समंक इत्यादि। तो बहुवचन के रूप में तो सांख्यिकी की परिभाषा बहुत आसान है। सांख्यिकी का मतलब क्या, डाटा, समंक, आंकड़े। एक विद्वान हुए सेक्राइस्ट, उन्होंने समंक की परिभाषा दी है बहुवचन के रूप में कि ये समंक का क्या मतलब है। अब इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आंकड़े का क्या मतलब है, समंक किसको कहते हैं। क्योंकि सांख्यिकी का मतलब क्या है, सांख्यिकी का मतलब है आंकड़े या समंक। तो अब समंक क्या होता है वो भी आपको समझना जरूरी है। तो सेक्राइस्ट के अनुसार समंकों से हमारा अभिप्राय है तथ्यों के ऐसे समूह से है जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं, संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं और जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के यथोचित स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमानुसार संग्रहित किया जाता है तथा जिनमें तुलनात्मकता होती है। ये समंक की विशेषताएं बताई इन्होंने सेक्राइस्ट ने एक परिभाषा के अंदर। तो अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, एक एक करके अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ लिखो। तो सीधा सा आंसर है इसका तो कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य समंक या आंकड़ों से है। अब आपसे ये पूछा जाता है समंक किसे कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं, आंकड़े किसे कहते हैं, क्योंकि ये शब्द तो पूरे स्टैटिस्टिक्स में बार बार आएगा।
समंक शब्द। तो अब समंकों की देखिए कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसने सेक्राइस ने अपनी परिभाषा में बताई हैं। उन्हीं विशेषताओं को अपन ने यहाँ पॉइंटों के अंतर्गत लिख दिया। तो इसके अंतर्गत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि समंक के ऊपर भी बहुत बार एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। पहली बात तो समंक जो है वो तथ्यों का समूह होते हैं। समंक का मतलब है, डाटा का मतलब है बहुत सारे तथ्यों का समूह। तथ्य का मतलब होता है फैक्ट्स, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, समूह, तथ्यों का समूह। तो इसको अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं डाटा इज ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। जो तथ्य हैं उनका एक समूह होता है, उसको समंक कहते हैं। जैसे एक परिवार की आय 10,000 रुपये है प्रति माह। मैंने आपको ये कहा कि एक परिवार की आय 10,000 रुपये प्रति माह है, तो क्या ये समंक है, क्या ये डाटा है? ये डाटा नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत तथ्यों का समूह नहीं है। केवल एक तथ्य है कि परिवार की आय 10,000 है, केवल एक तथ्य है, इसलिए ये डाटा नहीं माना जाएगा। मैं कहूँ एक क्रिकेट के मैच में एक खिलाड़ी ने 50 रन बनाए, क्या ये डाटा है? क्या ये डाटा नहीं है? क्यों नहीं है डाटा? क्योंकि इसमें तथ्यों का समूह नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ क्रिकेट मैच में ए ने 50 रन बनाए और बी ने 60 रन बनाए, तो ये समंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें तथ्यों का समूह आ गया। तो डाटा होने के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त बोलो क्या है? सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि समंक तथ्यों का समूह होते हैं, यानी ग्रुप होना जरूरी है। अगर एक ही समंक, एक ही सूचना दी हुई है संख्या के अंदर, तो उसको अपन समंक नहीं कहेंगे। समंक होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? समंक तथ्यों के समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। दूसरी बात, समंक संख्या में व्यक्त होते हैं। ये तो अपने आप में अंडरस्टूड बात है। समंकों की दूसरी विशेषता क्या है कि समंक हमेशा किस में होगा? न्यूमेरिकल होगा, संख्या के अंतर्गत व्यक्त होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि राम बहुत बुद्धिमान है, तो ये क्या समंक है? क्या ये समंक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर संख्या में व्यक्त नहीं हुआ। और मैं ये कह दूं कि राम शाम की तुलना में ज़्यादा अमीर है, राम शाम की तुलना में ज़्यादा अमीर है, तो ये क्या तथ्य, ये डाटा है? क्या ये डाटा नहीं है? क्यों नहीं है डाटा? क्योंकि इसके अंतर्गत संख्या में व्यक्त नहीं किया गया। और मैं आपसे ये कहूँ कि राम की आय 20,000 रुपये प्रति माह है और शाम की आय 30,000 रुपये प्रति माह है, तो ये समंक है क्या? हाँ, ये बिल्कुल समंक है, क्योंकि इसमें तथ्यों का समूह भी आ गया और इसको संख्या में भी व्यक्त कर दिया गया। तो समंक होने के लिए दूसरी शर्त क्या है? संख्या में व्यक्त होना आवश्यक है। तो समंक होने के लिए पहली शर्त तो है तथ्यों का समूह होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि समंक हमेशा संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। और समंक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। तो समंक पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। कोई भी जो डाटा होता है वो अनेक कारणों से प्रभावित होता है, स्वतः उत्पन्न नहीं होता, बल्कि एक सीमा तक विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका जो रिजल्ट आया वो बहुत बढ़िया रहा, तो रिजल्ट बढ़िया रहा तो इसके अंदर अनेक कारण थे। विद्यार्थियों ने मेहनत कैसे करी, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे थी, प्रश्न पत्र ईजी था या टफ था, और जब उनकी कॉपी चेकिंग हुई उस समय कैसी कॉपी चेक हुई, बहुत सारे तथ्यों के आधार पर वो रिजल्ट बढ़िया आया। तो इसी प्रकार से समंक जो है वो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। चौथी बात, समंकों का संकलन। अब ये देखो हिंदी का शब्द है संकलन। संकलन का मतलब ये कई बार आएगा शब्द। संकलन का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा करना। तो समंकों का कलेक्शन, संकलन गणना या अनुमान द्वारा किया जा सकता है। तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब। समंकों को इकट्ठा कैसे करोगे आप? या तो करेंगे गणना के द्वारा या करेंगे अनुमान के द्वारा। या तो गणना से करेंगे या तो कैलकुलेट करेंगे, इनोमरेट करेंगे, या फिर अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए सांख्यिकी का यदि छोटा क्षेत्र हो, ये मान लो किसी क्लास के डाटा चाहिए, क्लास में है 50 विद्यार्थी और आपको डाटा चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की हाइट कितनी है, उसका औसत निकालना है अपने को। तो आपको डाटा चाहिए 50 विद्यार्थियों के, तो आपने एक एक विद्यार्थी की हाइट को नाप लिया। तो आपने जो संकलन किया, समंकों का संकलन किया ना, कलेक्शन किया, इकट्ठा किया, वो कैसे करा? गणना के द्वारा। आपने गणना करी एक एक विद्यार्थी की हाइट की। अब मान लो आपको 50,000 व्यक्तियों के अनुमान गणना करनी है,
50,000 या 1 लाख व्यक्ति हैं, उन 1 लाख व्यक्तियों के आपको डाटा चाहिए, तो फिर आप गणना भी गणना करनी जहाँ संभव नहीं हो तो वहाँ फिर अपने को क्या करना पड़ता है, अनुमान के द्वारा समंक भी इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो इसलिए संकलन, जैसे मान लो कोई सभा हो रही थी, उस सभा के किसी मंत्री की सभा थी, नेताजी की, उस सभा में कितने लोग आए थे, 50,000 लोग थे या 10,000 लोग थे या 20,000 लोग थे, आपको ये पता लगाना है। तो क्या आप एक एक व्यक्ति की गणना करोगे क्या कि 1 2 3 4 ऐसे गिनती गिनोगे क्या? तो वहाँ पर अब आपको जो समंकों का संकलन करोगे, जहाँ डाटा इकट्ठा करोगे, वो किसके आधार पर करोगे, अनुमान के आधार पर। आप अनुमान लगा लोगे कि इसमें इतनी भीड़ है, तो यहाँ पर अनुमान के हिसाब से इतने व्यक्ति आए होंगे। तो समंकों का संकलन 2 प्रकार से किया जा सकता है, गणना के द्वारा भी और अनुमान के द्वारा भी। वो परिस्थिति देखते हैं अपन, अगर गणना करनी संभव है तब तो गणना के द्वारा संकलन कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है समंकों को। जहाँ गणना करनी संभव ही नहीं है, वहाँ पर फिर अपने को क्या करना पड़ता है, समंकों को इकट्ठा करने के लिए अनुमान लगाना पड़ता है। और समंकों में यथोचित शुद्धता का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक होता है। तो समंकों के अंदर शुद्धता का ध्यान रखना भी आवश्यक है, ये तो अंडरस्टूड बात है। अगर आपके समंक ही शुद्ध नहीं होंगे तो फिर आपकी सारी आगे की कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी। और समंकों के अंदर एक विशेषता ये है कि समंक वो होते हैं जिनके पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। यदि बिना उद्देश्य के अगर आपने कोई डाटा इकट्ठा कर लिया तो वो केवल संख्या ही मानी जाएगी, उसको समंक अपन नहीं मान सकते। तो समंक को अपन एक विशेषता ये भी है कि समंक वो होंगे जिसको इकट्ठा करने के कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होंगे, प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई आपका लक्ष्य होगा जिसके लिए आपने निर्धारित लक्ष्य के लिए आपने वो समंक इकट्ठे करें। अगर बिना उद्देश्य के लिए समंक इकट्ठे कर लिए तो उसको समंक मानेंगे ही नहीं। बिना उद्देश्य के लिए अगर आपने कोई संख्या इकट्ठी कर ली तो वो तो निरी संख्या ही मानी जाएगी। और एक पॉइंट है कि समंक परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए, यानी कंपेरेबल होने चाहिए, एक दूसरे से आप कंपेयर कर सको, तुलना कर सको, ऐसे होने चाहिए। अगर ये विशेषता नहीं है तो भी अपन उसको समंक नहीं मानेंगे। तो समंकों की तुलना तब होगी जब वो एक रूप हो, सजातीय हो, एक रूप हो। अगर विजातीय समंक हैं तो वो तुलना करने योग्य होंगे ही नहीं। जैसे मैं ये कहूँ कि भारत की जनसंख्या तो इतनी है, यूएसए की जनसंख्या इतनी है, चाइना की जनसंख्या इतनी है, तीनों की जनसंख्या दे दी, तो ये समंक है क्या? समंक है, क्योंकि तथ्यों का समूह भी है, संख्या में भी व्यक्त कर रखा है मैंने, और परस्पर तुलना योग्य भी है। और मैं कहूँ कि भारत की जनसंख्या तो इतनी है और अमेरिका में गेहूं का उत्पादन इतना है, तो इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको समंक अपन नहीं मानेंगे। तो देखिए, समंक परस्पर तुलना योग्य भी होने चाहिए। तो समंकों की ये मुख्य ये 7 विशेषताएं हो गई। तो देखिए, अब इसका रिजल्ट ये निकला कि सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य हैं। तो समंक उसी को मानेंगे जिसमें संख्या तो होनी आवश्यक है ही है, अगर संख्या नहीं है तो समंक हो ही नहीं सकता। तो सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। सारी संख्याएं समंक हो ये जरूरी नहीं है। अगर संख्याओं में तो है लेकिन तुलना योग्य नहीं है तो उसको अपन समंक नहीं मानेंगे। अगर कोई बिना उद्देश्य के लिए आपने संख्याएं इकट्ठी कर ली तो भी उसको समंक नहीं मानेंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारी संख्याएं समंक हो, लेकिन समंक होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि संख्या में तो होना आवश्यक है। अर्थात ऐसे तथ्य जिनमें सजातीयता, तुलनात्मकता नहीं है और संख्या में प्रस्तुत नहीं है, वह समंक की श्रेणी में नहीं आते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे ये कहा गया कि एकता की लंबाई 1 मीटर है और वह कक्षा 10 में पढ़ती है, बताओ ये समंक है या नहीं। ऐसा सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में 1 नंबर का। जैसे ये लाइन लिख दी आपको कि एकता की लंबाई 1 मीटर है और वह कक्षा 10 में पढ़ती है, बताओ ये समंक है या नहीं है। तो आप बताओ ये समंक है या नहीं है। तो ये समंक नहीं है। क्यों नहीं है? बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के आपस में कोई तुलना नहीं हो। संख्या तो है, ये 1 मीटर भी संख्या है, कक्षा 10 भी संख्या है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि परस्पर तुलना योग्य होना चाहिए, तो इसमें कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये लंबाई है, ये कक्षा है, तो कोई तुलना नहीं हो रही आपस में। तो इसका मतलब ही समंक संख्या में तो है, समूह भी है। देखो, दो संख्याएं आ गई तो समूह भी है और संख्या में भी है, तो ये विशेषता तो पूरी हो रही है, ये विशेषता भी पूरी हो रही है, परंतु तुलना योग्य नहीं है। इसलिए
मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन करी हैं 3 बातें। एक तो सजातीयता, ये वाली चीज़ आपको चेक करनी है जब भी ये प्रश्न आ जाएगा। दूसरी चीज़ तुलना हो रही है या नहीं हो रही, एक संख्या में है या नहीं है। तो 3 चीज़ें आपको विशेष रूप से चेक करनी है। आपसे कभी भी एग्ज़ाम में अगर ये पॉइंट पूछ लेता है तो आप सबसे पहले तो देखना कि संख्या में है या नहीं है। अगर संख्या में नहीं है तो समंक होगा ही नहीं। दूसरी बात उनकी तुलना हो रही है या नहीं हो रही। तीसरी बात सजातीय, सजातीय का मतलब एक जैसे है या नहीं है। जैसे ये एक सजातीय नहीं है, ये तो लंबाई है, ये कक्षा है, तो सजातीय नहीं है, ये एक जैसे नहीं है। दूसरा देखो उदाहरण, ये एक उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण, ये तीसरा उदाहरण। देखो विनोद अजय से अधिक बुद्धिमान है और राम की आयु 65 वर्ष है। बताओ ये समंक है क्या? ये वाली लाइन बताओ, विनोद अजय से अधिक बुद्धिमान है, ये तो समंक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या ही नहीं है। राम की आयु 65 वर्ष है, क्या ये समंक है क्या? ये भी समंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत समूह ही नहीं है, एक ही सूचना है। संख्या में तो है लेकिन समूह नहीं है। तो अपनी बात है कि समंक तथ्यों के समूह होते हैं, तो इसमें समूह नहीं है, तो ये भी समंक नहीं है। हरि की आय 16,000 रुपये है और राम के वह 20,000 है, ये समंक है कि नहीं है? ये बताओ आप। ये भी समंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था सजातीयता होनी चाहिए। इधर तो दे रखी है हरि की आय, इधर दे रखी है राम के वह। अगर ये भी आय होती, ये भी आय होती, तो इन दोनों को समंक मान लेते अपन। अब ये देखो संख्या में तो है 16,000 20,000, संख्या में तो है, तथ्यों का समूह भी है, लेकिन सजातीय नहीं है। सजातीय का मतलब एक जैसा, यहाँ पर आय है और यहाँ पर वह है, तो इसलिए अपन इसको समंक नहीं मानेंगे। और मैं ये कहूँ कि ए ने अकाउंटिंग में 60% नंबर बनाए, बी ने अकाउंटिंग में 70% नंबर बनाए और सी ने अकाउंटिंग में 80% नंबर बनाए, ये समंक है क्या? तो ये बिल्कुल समंक है, क्योंकि तथ्यों का समूह भी है, संख्या के अंतर्गत भी है और सजातीयता भी है। तीनों के ए बी सी के तीनों के नंबर किसके अंदर दे रखे हैं? अकाउंटेंसी के नंबर दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से सजातीयता भी है, तो वो समंक माने जाएंगे। तो आज अपन बहुवचन के रूप में आपने सांख्यिकी की परिभाषा समझी कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य क्या है? आंकड़ों या समंकों से है। केवल इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। और समंक क्या होते हैं, समंकों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये परिभाषा से भी आपको 1 नंबर के रूप में पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ में आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एक लाइन दे देता है और आपसे कहता है कि बताओ ये समंक है या नहीं है। तो अब आपको ये दोनों बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कल अपन बात करेंगे सांख्यिकी की परिभाषा एक वचन के रूप में क्या होती है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब क्या है, फिर सांख्यिकी के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, और सांख्यिकी की उपयोगिता और महत्व क्या है, और सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको समझना ज़रूरी है। कल इसके आगे की अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।